हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजत एंड वेलकम टू माय चैनल RM इक्विटी। आज से हम लोग अपना नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। आज हम लोगों ने ऑयल एंड गैस सेक्टर को चूज़ किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है एंड काफ़ी इकोनॉमी एंड काफ़ी जियोलॉजिकल फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी होने वाला है। सो आई डिसाइडेड टू स्प्लिट दिस टॉपिक इनटू 4 और 5 वीडियोस, जिसमें पहले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल ड्रिलिंग के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ऑन ऑयल रिफाइनरी। इन थर्ड वीडियो आई विल डिस्कस ऑन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर मैं नेचुरल गैस पे भी अपना वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप यू ऑल विल एंजॉय। लेट्स गेट स्टार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए जानते हैं कि क्रूड ऑयल फील्ड को कैसे खोजा जाता है। सबसे पहले होता है जियोलॉजिकल सर्वे। इसमें साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर जगह का सॉइल एंड रॉक को टेस्ट करता है एंड सर्वे करता है कि वहाँ पर ऑयल का होने का कितना पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है। उसके बाद सेस्मिक सर्वे होता है, जिसमें धरती में धीरे धीरे धरती में वाइब्रेशन भेजा जाता है। आप इसे मिनी अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। इसका रिफ्लेक्शन सेंसर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ये देखा जाता है कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और ऑयल रिजर्वर होने का कितना चांस है। फिर होता है एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। अगर सर्वे का डेटा से लगता है कि यहाँ तेल हो सकता है, तब एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग किया जाता है। एक टेस्ट वेल ड्रिल किया जाता है। अगर ऑयल मिल गया देन थम्स अप एंड देन प्रोडक्शन प्लानिंग विल स्टार्ट। क्रूड ऑयल या तो नेचुरल फ्लो करता है या उससे आर्टिफिशियली लिफ्ट किया जाता है। नेचुरल फ्लो में ड्यू टू हाई प्रेशर इन रिजर्वर वो खुद ब खुद सरफेस पे आ जाता है एंड इसको ड्रिल करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल लिफ्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गवाहर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन सऊदी अरब। जब क्रूड ऑयल नेचुरल फ्लो से नहीं निकलता तब उसे आर्टिफिशियली लिफ्ट किया जाता है। इसमें 3 से 10 किलोमीटर का पाइप जमीन के अंदर डाल के जैक पंप के हिसाब से उसको पंप किया जाता है। बट इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम अराइज होता है कि क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस, वाटर, रॉक एज वेल एज सैंड भी मिक्स होके आता है। तो इसमें इसको पहले सेपरेट किया जाता है, फिर हमको क्रूड ऑयल मिलता है। इसमें एक इशू है कि ये काफ़ी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू नेचुरल फ्लो। इसका प्राइम एग्जाम्पल है यूएस का शैल ऑयल फील्ड, जिसको WTI भी बोलते हैं। क्रूड ऑयल का प्योरिटी जानने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनाया गया है। अगर सल्फर का कंटेंट मोर देन 0.5% है, तब उसे हम लोग इम्प्योर क्रूड ऑयल बोलते हैं। इन अदर वर्ड सॉर क्रूड ऑयल बोलते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर सल्फर कंटेंट लेस देन 0.5% है, देन उसे हम लोग प्योर क्रूड ऑयल बोलते हैं। इन अदर वर्ड स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं। सॉर क्रूड ऑयल काफ़ी हैवी होता है, मीन्स कि वो काफ़ी गाढ़ा होता है। उसको रिफाइन करने में काफ़ी टाइम लगता है एंड काफ़ी कॉस्टली भी होता है। इन अदर हैंड स्वीट क्रूड ऑयल काफ़ी लाइट होता है एंड ये इजीली रिफाइन हो जाता है। इन अदर वर्ड इन रिफाइनरी सॉर क्रूड ऑयल कॉस्ट मोर एज कम्पेयर टू स्वीट क्रूड ऑयल। अभी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी कैन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह पे कौन सा ऑयल मिलता है। हम देख सकते हैं कि मेक्सिको के माया ऑयल फील्ड का कच्चा तेल गुणवत्ता के मामले में सबसे कमजोर माना जाता है। अगर हम आपी ग्रेविटी और सल्फर कंटेंट के आधार पर देखें तो माया क्रूड का स्तर काफी नीचे आता है। इसका उत्पादन लागत लगभग $18 प्रति बैरल है, जो इसे और भी कम लाभदायक बनाता है। ईरान, सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे देश ओपेक के सदस्य हैं और यहाँ पे जो क्रूड ऑयल पाया जाता है वह मिड ग्रेड का होता है, ना ज़्यादा हैवी और ना ही बहुत लाइट। इन देशों में कच्चे तेल का उत्पादन लागत लगभग $4 से $8 प्रति बैरल होता है, जो इसे बहुत आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाता है।
इसी कारण से इन देशों के तेल की दुनिया भर में मांग बहुत ज्यादा रहती है। ओपेक देशों के पास दुनिया के लगभग 80% तेल भंडार ऑयल रिजर्व्स है और यही कारण है कि ये देश वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूएसए का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI और लुइसियाना लाइट स्वीट LLS दुनिया के सबसे प्योर कच्चे तेलों में गिने जाते हैं। इनकी विशेषता है कि ये हल्के लाइट वेट होते हैं और इनका सल्फर कंटेंट 0.5% से भी कम होता है। इसी वजह से ये पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों के लिए एकदम उपयुक्त माने जाते हैं, लेकिन इनका उत्पादन लागत लगभग 45 से 50 प्रति बैरल होता है, जो इन्हें उत्पादन के लिहाज से काफी महंगा बना देता है। एजा जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती हैं, तब इनका उत्पादन करना घाटे का सौदा बन जाता है, क्योंकि उत्पादन लागत बाजार मूल्य से ज्यादा हो जाती है। अभी देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। सबसे पहले आता है यूएसए, उसके बाद रशिया, देन सऊदी अरब, नंबर 4 पे कनाडा एंड नंबर 5 पे इराक। डिस्पाइट ऑफ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, यूएसए तब भी नेट इंपोर्टर है। यूएसए अराउंड 2.4 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि यूएसए खुद का ऑयल क्यों नहीं यूज़ करता। इसके पीछे रीज़न है कि अराउंड 1970 से लेके 2000 के बीच यूएस का ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था। आप ये बोल सकते हैं काफ़ी ना के बराबर हो गया था। इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूएस ने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। वो मोस्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता था, जैसे सऊदी अरब, इराक, वेनेजुएला एंड मैक्सिको से वो इंपोर्ट करता था। एंड ये सब कंट्री मोस्टली सौर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। इसीलिए उस एरा में यूएस का जितना भी ऑयल रिफाइनरी था, उसने सौर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनाया था। एंड फिर 2008 में फ्रैकिंग रेवोल्यूशन हुआ, जिसने यूएस को सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बना दिया। आइए जानते हैं कि फ्रैकिंग रेवोल्यूशन क्या था। यूएस के पास जितना भी ऑयल रिजर्व था, वो मोस्टली रॉक के अंदर जमा हुआ था एंड उसे निकालना काफ़ी मुश्किल होता था पहले। तो इन फ्रैकिंग रेवोल्यूशन में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, जिसमें वेल पाइप वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टली ज़मीन में गाड़ा गया। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ। नई टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग आई, वैसे ही अमेरिका ने इन चट्टानों से तेल निकालना शुरू किया और यही था शेल ऑयल रिवोल्यूशन। फ्रैक्चरिंग, इस टेक्निक में हाई प्रेशर पानी, केमिकल्स और सैंड का मिक्सचर रॉक्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे रॉक्स टूट जाते हैं और उनके अंदर फंसा हुआ ऑयल बाहर निकल आता है। इन प्रोसेस से जो ऑयल निकला वो स्वीट क्रूड ऑयल था, यानी कि हल्का और लो सल्फर वाला ऑयल। लेकिन यूएसए के पास जो रिफाइनरीज है, वो सौर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये रिफाइनरीज स्पेशली इसलिए बनाई गई थी ताकि हाई सल्फर वाले क्रूड, सौर क्रूड में से सल्फर निकाला जा सके और उसके बाद उससे कूलर यूनिट्स में भेजा जा सके। स्वीट क्रूड के केस में ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए स्वीट क्रूड को सौर क्रूड वाली रिफाइनरीज एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाती। इस टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जब हम ऑयल रिफाइनरी के प्रोसेस पे बात करेंगे। मैं आपको और सिंपल वे में इसको समझा देता हूँ। जैसे आप एज्यूम कीजिए आपके पास एक डीजल व्हीकल है, आप उसको पेट्रोल से नहीं चला सकते, आपको डीजल ही चाहिए, बिकॉज उस कंपनी का इंजन डीजल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है, पेट्रोल से नहीं। सेम वैसे ही सौर क्रूड ऑयल रिफाइनरी सौर क्रूड को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है, उसके हिसाब से ही वो डिज़ाइन किया गया है। उसमें आप स्वीट क्रूड ऑयल को प्रोसेस नहीं कर सकते। अभी आते हैं इंडिया के सिनेरियो पे। इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है ONGC, जो होल्ड करता है अराउंड 70% ऑफ मार्केट शेयर इन इंडिया। फिर आता है आपका वेदांता। वेदांता के पास अराउंड 25% मार्केट शेयर है।
फिर आता है इंडियन ऑयल के पास है 5% एंड अदर 5% बिलोंगिंग टू अदर प्लेयर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एंड वगैरह वगैरह। ये सब कंपनी मिला के अराउंड 1 मिलियन बैरल पर डे ही प्रोड्यूस कर पाती है, बट इंडिया का रिक्वायरमेंट है अराउंड 5 मिलियन बैरल पर डे विच इज नॉट इनफ एज पर आवर प्रोड्यूसर। इसीलिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज लाइक यूएई, सऊदी अरब, दुबई एंड यूएसए, रशिया, कनाडा। आइए अभी करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी ऑयल का रिलेवेंट इतना ज़्यादा नहीं रह गया है कि जैसे वो अर्ली 2000 या लेट 90s में हुआ करता था, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी कम प्लेयर्स थे, जैसे ओपेक काफ़ी बड़ा प्लेयर था। बट आफ्टर द 2010 काफ़ी प्लेयर आ चुके हैं मार्केट में, जैसे यूएस भी अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है एंड इंडिया भी अभी अपने रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा एंड अभी ईरान पे सैंक्शन लगा है, देन ऑल्सो इंडिया बाई देयर ऑयल फ्रॉम ईरान एज वेल। तो आप ऐसे ये कह सकते हैं कि इंडिया का अभी जियोपॉलिटिकल एंड एज वेल एज इंडिया का डिप्लोमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। सो इंक्रीज इन ऑयल प्राइस अभी आप रिसेंट सिनेरियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा है अभी इंडियन इकोनॉमिक के लिए, एंड दैट इज़ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया एज वेल। एंड अनदर फैक्टर इज देयर जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया जितना भी प्रोड्यूस और इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, उसको वो 50% यूटिलाइज करता है टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल, 20% यूटिलाइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स and जितना भी रिमेनिंग बच गया then the India will utilize into producing the LPG thanks to introduction of electric vehicle, जिससे ऑयल का डिपेंडेंसी थोड़ा कम हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस एरा। इसीलिए अगर ऑयल के प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है then we have another alternative to move from petrol and diesel car to electric vehicles। इससे मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एरा। नाउ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे कि ऑयल का क्रूड ऑयल का डिमांड इन फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि टिल नाउ इट रीच्ड इट पीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स थोड़ा 1-2% का हम डिमांड में राइज देख सकते हैं। फिर आफ्टर दैट वी कैन सी अ शार्प फॉल बिकॉज ड्यू टू द ऑल्टरनेटिव वी आर करेंटली हैव। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया में जितने भी ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे ऑयल ड्रिलिंग कंपनी लाइक ONGC, ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज, वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है। इट्स देयर डिविडेंड यील्ड इज क्लोज टू 5 to 8%। सो इस पे हम लोग कंक्लूजन पूरा सब चार्ट्स एंड द कंपनी ट्रेंड को देख के हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मैं उन इन्वेस्टर को ये कंपनीज से रिकमेंड करना चाहूँगा जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं एंड सेफ्टी एज वेल, बिकॉज ऑल दोज कंपनीज आर बैक्ड बाय PSU आवर गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको FD से आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए देन दोज कंपनी विल बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एज वेल एज अगर आप रिटायर्ड है, आपको 10 to 15 ईयर का आपको अगर स्टेबल इनकम चाहिए, वेरी गुड इनकम एज कम्पेयर टू योर रेगुलर FD एंड अदर इन्वेस्टमेंट, देन दोज कंपनी कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न। बट एंड इन कंपनी में अभी आप इतना ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑल दोज कंपनीज ने अपना ग्रोथ पहले ही देख चुके हैं इन देयर 90s एरा। सो अभी इसमें इतना ग्रोथ बचा नहीं है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि दे टच देयर पीक। अभी इसमें इतना स्टेबल इनकम ही रहेगा, अभी इन सब कंपनी में स्टेबल इनकम ही रहेगा। इफ़ यू वांट ग्रोथ मार्केट देन ट्राई टू गो विद ऑल दोज कंपनीज हु आर वर्किंग इन द EV सेक्टर। वहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल मार्केट कंपनीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अनदर थिंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बेसिक जाने का क्या ज़रूरत है। इसीलिए इसके पीछे रीज़न है कि अगर मैं कंपनी जैसे ONGC कंपनी का अगर मैं एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करूँ, उसमें काफ़ी टर्म्स वगैरह आएंगे जो आपको ईजिली आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, सोर्स, स्वीट क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल रीजन एज वेल। और ये वीडियो आपको हेल्प भी करेगा
इन आवर फर्दर टॉपिक, जब हम बेसिक टू एडवांस टॉपिक में जाएंगे, देन दैट विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, क्या क्या मतलब रिसर्च करने पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे मैंने डिफरेंट टेक्निक ऑफ ड्रिलिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया। जैसे आप अगर दो डिफरेंट कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं एंड दे हैव डिफरेंट टेक्निक ऑफ ड्रिलिंग द ऑयल, जैसे कोई वर्टिकल ड्रिल कर रहा है तो कोई हॉरिजॉन्टल ड्रिल कर रहा है, तो आप उन दोनों को सेम पैरामीटर पे उनको एनालाइज नहीं कर सकते।